नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं संपूर्ण आयोग। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, सभी आयोग एक ही क्लास में हम करने वाले हैं, चाहे वो मानवाधिकार आयोग हो, सूचना आयोग हो, वित्त आयोग हो, महिला आयोग हो, आरपीएससी हो यानी निर्वाचन आयोग हो, जितने भी आयोग हैं हम एक क्लास में करने वाले हैं। और किस तरीके से करेंगे तो एक बार देख लीजिए किस प्रकार नोट्स बनाए हुए हैं। इन नोट्सों के माध्यम से हम करने वाले हैं और इन नोट्सों से अब जो आरएएस परी हुआ था 2025 में, सीईटी का जो एग्जाम हुआ था वो और जेल परेरी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इन नोट्सों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। कोई सिंगल क्वेश्चन आरएएस में आया था, एक क्वेश्चन आया था अलग। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नहीं कहता कि 100% आरएएस में है, लेकिन जो हमारी जो अधीनस्थ बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएगा 100%, जी हां 100%, यानी आने वाली जो पटवार भर्ती है, ग्राम सेवक भर्ती है, 3rd ग्रेड की भर्ती है, 4th ग्रेड की भर्ती है, इन नोट्सों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस प्रकार नोट्स बनाए हुए हैं और यहां पर देखिए ऑफिशियल साइट से यहां पर लिया गया है कि वर्तमान में सदस्य कौन है। इस प्रकार हम करने वाले हैं। ट्रिक मैं साथ के साथ आपको बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिए इस क्लास में लास्ट तक है। जो भी इस क्लास को लास्ट तक देखेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कमेंट करके जरूर कहेगा कि सर शानदार, जानदार, मजेदार क्लास थी और हमें समझ में भी आ गया। यानी एक क्लास में ऐसे नहीं कि मैराथन क्लास आती है उसमें कह दिया जाता है कि संपूर्ण पॉलिटी एक ही क्लास में खल्लास है और वहां पर मिलते हैं आपको केवल क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में करवा दिए जाते हैं संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। नहीं प्यारे दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी देखिए एक बार, प्ले लिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर। अब तक 8 क्लासें हुई है एकदम व्याख्या सहित। इसी प्रकार नोट्सों के माध्यम से मैंने करवाया आपको, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे महाधिवक्ता हो, मंत्री परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये टॉपिक आपको मैंने करवा दिए केवल 8 क्लासों में। एक बार प्ले लिस्ट जाकर देखिए कितने शानदार नोट्स हैं, ट्रिकें आपको बता रखी है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। और सबसे पहला हमारा आयोग कौन सा रहने वाला है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट आयोग कह दीजिए कौन सा? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। तो देखिए एक एक लाइन आपको समझाने वाला हूं। पहली लाइन देखिए क्या दे रखी हमें कि यह है एक गैर संवैधानिक। मतलब क्या हो गया इसका? एक एक मतलब देखिए। संवैधानिक यानी जिसका संविधान में उल्लेख हो, और गैर यानी नहीं, यानी जिसका संविधान में उल्लेख नहीं कर रखा। यानी ये क्या हो गया? एक गैर संवैधानिक हो गया। कौन सा आयोग है ये? यह एक गैर संवैधानिक आयोग है। कथन निष्कर्ष बनेंगे आपके आरपीएससी में, लेकिन सिंगल लाइन पूछी जाएगी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है संवैधानिक, गैर संवैधानिक, वैधानिक या इनमें से कोई नहीं, या फिर आप अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रकार आते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या चुनोगे कि ये एक गैर संवैधानिक है। क्या है? गैर संवैधानिक। जिस प्रकार हमने पढ़ा राज्यपाल, राज्यपाल में क्या पढ़ा था कि ये एक संवैधानिक पद है, पढ़ा था ना। फिर हमने मुख्यमंत्री पढ़ा, क्या पढ़ा? यह भी एक संवैधानिक पद है। लेकिन जब हमने उप मुख्यमंत्री पढ़ा, कौन सा? उप मुख्यमंत्री टॉपिक पढ़ा था, उप मुख्यमंत्री जब टॉपिक पढ़ा, तब मैंने एक आपको बात बताई थी कि यह है एक क्या? गैर संवैधानिक पद। यानी उप मुख्यमंत्री जो पद है ना, उसका क्या नहीं है? संविधान में उल्लेख नहीं है। यह तो केवल मंत्रियों को, विधायकों को खुश करने के लिए पद बनाया गया है। उसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? यानी गैर संवैधानिक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख नहीं है।
पहली लाइन सभी को समझ में आ गई, तो चलिए दूसरी लाइन पर चलते हैं। क्या है हमारी दूसरी लाइन? देखिए क्या है दूसरी लाइन। यह एक परामर्शकारी है, यानी ये परामर्श करेगा, परामर्श देगा या परामर्श देगा, इस प्रकार ये क्या है? परामर्शकारी आयोग है। ठीक है जी। फिर देखिए, राजस्थान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आता है सन 1993 में, धारा 21। इसके तहत क्या गठन होता है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग गठन होता है। कब होता है? लीजिए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि गठन कब होता है राजस्थान मानवाधिकार आयोग का। लिख लीजिए या आप रट लीजिए इसको। कब होता है? 18 तारीख, 18 जनवरी। कब? 18 जनवरी 1999 को इसका क्या होता है? गठन होता है। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड क्या पूछेगा मैं आपको बता देता हूं। अधीनस्थ बोर्ड लगभग 4 या 5 बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था। पहला, दूसरा, या पहला ऑप्शन मिल सकता है या दूसरा ऑप्शन मिल सकता है। आपको पहला या दूसरा ऑप्शन मिलेगा 18 जनवरी 1999, और आप फटाक से आंसर लगा के आएंगे 18 जनवरी 1999, क्योंकि इसका क्या होता है? इस दिन गठन होता है। और हम क्या सोचेंगे? जिस दिन गठन हुआ उसी दिन से तो इसने कार्य प्रारंभ किया होगा। लेकिन यह गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? है क्योंकि इसने कार्य करना प्रारंभ किया 23 मार्च 2000 को। कब किया? 23 मार्च 2000 को इसने क्या किया था? कार्य करना प्रारंभ किया था। अभी तो एक बार रुकिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप 10-15 मिनट की क्लास लगाकर देखिए। आप, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि आप पूरी क्लास लगाओगे। शुरू में अंदाजा आपको नहीं लगेगा कि किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक बार 10-15 मिनट लगा के देखिए, अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन, एक एक लाइन पढ़ेंगे। यह क्या है? बहुसदस्यीय निकाय है। किस प्रकार का आयोग है? यानी इसमें बहुसदस्य, सदस्य तो पता हो गया सदस्य, बहु यानी ज्यादा, यानी ज्यादा एक से ज्यादा सदस्य होते हैं, यानी बहुसदस्यीय आयोग है। यानी इसमें अध्यक्ष के अलावा और भी सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? अध्यक्ष के अलावा और भी सदस्य होते हैं। जब इसका गठन हुआ था, कब हुआ था इसका गठन? है 18 जनवरी। कब हुआ? 18 जनवरी 1999 को जब इसका गठन होता है, तब इसमें सदस्य कितने थे? तब थे 1+4, यानी एक तो अध्यक्ष होगा और 4 क्या होंगे? अन्य सदस्य नियुक्त किए जाएंगे या बनाए जाएंगे। कहां पर? है राज्य मानवाधिकार आयोग में। लेकिन एक घटना घटती है गंभीर। कब? 2006 में। कब घटती है? 2006 में। क्या कर दिया गया? अब एक अध्यक्ष तो होगा, लेकिन सदस्य कितने होंगे? 2 ही अतिरिक्त सदस्य होंगे। यानी एक तो अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। अगर आरपीएससी आपका एग्जाम लेगी ना, मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य, और एग्जामिनर आपको ओ कथन देगा इस प्रकार, 4 कथन देगा, 1 2 3 4 कथन देगा। पहला कथन देगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को होता है। कथन नंबर 2 देगा कि इसने अपना कार्य करना प्रारंभ 23 मार्च, कब? 23 मार्च 2000 को किया था। 23 मार्च 2000 को किया था। फिर देगा कथन नंबर 3 कि जब राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, तब इसमें तो कुल 5 सदस्य हुआ करते थे। कथन नंबर 4 देगा कि 2008 के बाद इसमें 3 सदस्य होते हैं। कुल 3 सदस्य होते हैं। तो गलत कौन सा कथन हो जाएगा? असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन नंबर 4 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। किस कारण असत्य होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह होगा 2008 के कारण, क्योंकि 2006 के बाद क्या हुए हैं? 2006 के बाद 3 सदस्य हुए हैं, न कि 2008 के बाद, न कि 2008 के बाद हुए। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आरपीएससी किस प्रकार पूछेगा, अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार पूछेगा। अब चलिए इसकी हम योग्यता देखते हैं। क्या देखते हैं हम इसकी? अब क्या देखेंगे? योग्यता देखेंगे। तो योग्यता देखिए,
अध्यक्ष पद के लिए योग्यता। क्या आप अध्यक्ष बन सकते हो? क्या मैं अध्यक्ष बन सकता हूं? खुद पर लेकर सोचिए, अपने आप राजस्थान पॉलिटी याद होगी। खुद पर और वर्तमान पर। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, सभी को एक साथ कीजिए, तब भी समझ में आएगी राजस्थान पॉलिटी। अब देखिए क्या है योग्यता अध्यक्ष पद के लिए। जो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो वही क्या बनेगा, यहां पर क्या होगा, वही योग्यता रहेगी, वही सदस्य नियुक्त किया जाएगा। नहीं, अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष। ध्यानपूर्वक पढ़िए, यहां पर मार्कर दूसरा ले लेते हैं हम, लीजिए ये सही रहेगा। अध्यक्ष, अध्यक्ष की बात करें यानी एक अध्यक्ष तो होगा ही होगा, और अध्यक्ष की योग्यता की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट। जो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 214 आर्टिकल में पढ़ा था, आपको याद भी करवाया था। तो देखिए जो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। कौन है? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। या फिर अन्य न्यायाधीश हो, या अन्य न्यायाधीश हो, वो क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन इसके अलावा सदस्य कौन बन सकता है, किसका? मानवाधिकार आयोग का। तो सदस्य कौन बनेगा? सदस्यों के लिए योग्यता होगी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सेवानिवृत्त जज। हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सेवानिवृत्त, क्या सेवानियुक्त या सेवानिवृत्त कह दीजिए या सेवानियुक्त कह दीजिए, जिसने सेवा दी हो हाई कोर्ट में, जिस जज ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी हो, सेवा दी हो, वही क्या बनेगा, इसका सदस्य बनेगा। अध्यक्ष और सदस्य की आपको पता चल गई योग्यता क्या होगी, पता चल गई ना। तो अब देखिए इसकी नियुक्ति कौन करेगा, यानी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो करेंगे हमारे राज्यपाल। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी। कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े जी हमारे क्या है, अब वर्तमान के राज्यपाल हैं। तो अब अगर किसी सदस्य को नियुक्त करना पड़ जाए किसमें, राज्य मानवाधिकार आयोग में, तो कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, यानी बागड़े साहब जी हमारे क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। लेकिन आरपीएससी का फेवरेट पॉइंट और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट पॉइंट क्या है, चयन समिति की सिफारिश पर है। यानी एक समिति होगी, उसकी सिफारिश पर राज्यपाल करेगा, यानी बागड़े साहब अपने आप नहीं करेंगे, उनको एक समिति सिफारिश करेगी कि इस व्यक्ति को क्या बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना दिया जाए या फिर अध्यक्ष बना दिया जाए। कौन कहेगा? एक समिति कहेगी। किसको कहेगी? राज्यपाल को कहेगी। और उस समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसको लगा लीजिए स्टार, कितने? 4 सदस्य होते हैं। और उस समिति का अध्यक्ष होंगे सीएम साहब जी। कौन होंगे? उस समिति के अध्यक्ष होंगे सीएम। यानी सीएम बोले तो वर्तमान में कौन है इस समिति के अध्यक्ष? तो भजन लाल शर्मा। कौन है? भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कार्यकाल। नेक्स्ट क्या है, कार्यकाल। यानी कार्यकाल क्या होगा, तो कार्यकाल होगा या तो 3 वर्ष हो रहेंगे या फिर अगर उनकी 70 वर्ष आयु हो जाएगी तो वो रहेंगे। 2 में से जो भी पहले हो जाए वही रहेंगे। यानी मान लीजिए किसी को हमने अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसकी आयु है 68 वर्ष। कितनी है? 68 वर्ष उसकी आयु है। जिसे हमने नियुक्त किया उसकी आयु कितनी है? 68 वर्ष है। और एक सदस्य है, मान लीजिए पहले एक को ही समझते हैं, दोबारा समझ लेंगे दूसरे को। 68 वर्ष किसी की आयु है, तो देखिए तो ये कितने साल तक रहेगा, इसका कार्यकाल कितना होगा? देखिए 70 वर्ष तक अधिकतम रह सकता है। तो देखिए 69, 70, यानी इसका कार्यकाल केवल कितना हुआ? 2 वर्ष का हुआ है, क्योंकि 70 वर्ष पहले हो गई तो 2 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा। लेकिन मान लीजिए किसी की उम्र है 65 वर्ष। क्या है? 65 वर्ष किसी की उम्र है, उसे क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कर दिया गया मानवाधिकार आयोग का सदस्य। तो उसका कार्यकाल कितना होगा? देखिए 65 से 66, फिर आएगा 67, फिर आएगा 68, यानी 68 वर्ष तक वो क्या रहेगा? उसका सदस्य रहेगा, क्योंकि 70 वर्ष होनी चाहिए या फिर 3 वर्ष होना चाहिए। यहां 70 वर्ष तो नहीं हो रही है, लेकिन 3 साल हो गए पूरे। देखिए 65 से 66, 66 से 67, 67 से 68, यानी 3 साल उसे पहले हो गए। यही तो ये लाइन कह रही है, या तो 3 साल होगा या फिर 70 वर्ष होगी।
यानी जो भी पहले होगा वही उसका कार्यकाल होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, अब तक हमने पढ़ा नियुक्ति के बारे में, कार्यकाल के बारे में राज्यपाल पढ़ा है, नियुक्ति के बारे में हमने जो पढ़ा तो राज्यपाल के बारे में पढ़ा, तो लेकिन यहां पर त्याग पत्र किसको देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहां पर क्या करके आएंगे, राज्यपाल करके आएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि राजस्थान का मानवाधिकार आयोग की बात हो रही है और राजस्थान में तो राज्यपाल है, राष्ट्रपति तो सेंटर में होता है, तो वो क्या करके आएंगे, राज्यपाल, और क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा, त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको, राष्ट्रपति को दिया जाता है। कार्यकाल कितना होता है, 3 सत्र होता है, याद रखना 3 सत्र। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा, रिपोर्ट सौंपेगा राज्यपाल को। वेतन कितना मिलेगा, अध्यक्ष को तो 2.5 लाख रुपए, और यहां पर अन्य जो सदस्य यानी 2 अन्य सदस्य ना, उनको मिलेंगे 2.25 लाख, 2.25 लाख यानी 2,25,000 रुपए उनको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। अब देखिए इनका वेतन बता दिया, रिपोर्ट बता दी, लेकिन ये कार्य क्या करेंगे ये भी तो देख लीजिए। कार्य करेंगे, ये जांच कर सकते हैं लेकिन दंड नहीं दे सकते। यानी जो मानव के अधिकारों से संबंधित है ना, उनकी जांच तो कर सकते हैं लेकिन दंड नहीं दे सकते। जेल कारागार की भी क्या कर सकते हैं, मामलों की जांच कर सकते हैं। 1 वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं करेंगे। लगा लीजिए इसको स्टार, क्वेश्चन बनेगा, राज्य मानवाधिकार आयोग कितने वर्ष पूर्व मामलों की जांच नहीं करेगा, तो 1 वर्ष से पहले के जो मामले हैं उनकी जांच नहीं करेगा। और यह स्वतः क्या कर सकता है, संज्ञान भी ले सकता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन रही है, कांता कुमारी भटनागर रही है। और वर्तमान में कौन है यह भी याद कर लीजिए साथ के साथ, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है गंगाराम मूलचंदानी। कौन है, गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष। अब देखिए 15 मिनट हो चुके हमें पढ़ते हुए, तो एक रिवीजन बनता है। प्यारे दोस्तों जितना भी हमने पढ़ा एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आप भूले नहीं, जितना पढ़ा है उनका रिवीजन। जैसे एक आयोग होगा संपूर्ण आयोग का रिवीजन, ऐसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर 1 बात हमने पढ़ी कि ये गैर संवैधानिक पद है, गैर संवैधानिक है। उसके बाद हमने नंबर 2 पर पढ़ा कि ये सलाहकारी है। क्या है, सलाहकारी नहीं परामर्शकारी है। क्या पढ़ा, परामर्शकारी है। नंबर 3 इसका गठन कब होता है, 18 जनवरी 1999 को इसका गठन होता है। नंबर 4 बात पढ़ी हमने कि इसने 23 मार्च 2000 को क्या किया था, कार्य करना प्रारंभ किया था। नंबर 5 यह है एक क्या है, बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय बोले तो शुरुआत में जब गठन हुआ तो 1+4 थे, लेकिन 2006 के बाद 1+2 हो गए। कितने हो गए, 1+2 हो गए। ये त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। किसकी सिफारिश पर की जाएगी, एक 4 सदस्यीय समिति होगी, उसकी सिफारिश पर की जाएगी, जिसका अध्यक्ष कौन होंगे, सीएम साहब जी अध्यक्ष होंगे। और हमने क्या पढ़ा अब तक है कि इसका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो वही होगा। रिपोर्ट किसको सौंपेगा, रिपोर्ट अपनी राज्यपाल को सौंपेगा। किसको सौंपेगा, राज्यपाल को सौंपेगा श्रीमान। फिर हमने पढ़ा इनके कार्य। कार्य क्या है, 1 वर्ष से पूर्व मामलों की जांच नहीं कर सकता, स्वतः संज्ञान ले सकता है, सजा नहीं दे सकता, कार्रवाई कर सकता, क्या है, सजा नहीं दे सकता, जांच कर सकता है। ये हमने बातें पढ़ी है। अब देखिए आगे, आगे क्या है, इसका मुख्यालय। आगे क्या दे रखा है हमें, इसका मुख्यालय कहां पर है, किसका मुख्यालय, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। यह किसी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दे सकता है। निर्देश दे रहा है यानी परामर्श, यानी निर्देश यानी परामर्श ही दे रहे हैं ना, यानी ये क्या हो गया, एक परामर्शकारी हो गया। क्या हो गया, परामर्शकारी हो गया। अब आप शिकायत किस प्रकार कर सकते हैं,
यानी कोई शिकायत किस प्रकार करेगा, ये आरएस में क्वेश्चन आया था। शिकायतों का पंजीकरण व सुनवाई आया था क्वेश्चन है। तो देखिए नंबर 1, शिकायत किसी भी माध्यम से दर्ज करवाई जा सकती है। जी हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी माध्यम है, लिखित रूप से किसी भी प्रकार से माध्यम से दर्ज करवाई जा सकती है। परिवाद 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो जो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं ना, उनमें आप प्रस्तुत कर सकते हो। परिवाद के लिए कोई भी फीस दे नहीं है, कोई भी फीस नहीं लगेगी आपकी। और देखिए, शिकायतों के साथ साथ आपको क्या करना होगा, जिला कोड, रजिस्ट्रीकरण वर्ष आदि दर्ज किए जाते हैं। शिकायत 7 दिन के भीतर आयोग के समक्ष रखी जाती है। शिकायत किसके, 7 दिन के भीतर आयोग के समक्ष रखी जाएगी। और आयोग जांच के दौरान या जांच के बाद निम्न कदम भी उठा सकता है। ठीक है जी, 7 दिन के अंदर अंदर आयोग को मिल गई। और देखिए आयोग क्या कह रहा है आगे, पीड़ित व्यक्ति के लिए राज्य सरकार से अंतरिम सहायता की अनुशंसा कर सकता है। यानी जो भी इन क्या हुआ है, कोई भी प्रताड़ित हुआ है, मानव क्योंकि मानवाधिकार है तो मनुष्य की बात होगी ना, कोई किसी प्रकार से प्रताड़ित हुआ है तो पीड़ित जो व्यक्ति होगा ना, उनके लिए अंतरिम सहायता की क्या कर सकता है, अनुशंसा कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण की सिफारिश भी कर सकता है। समझ में आया ना इतना। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो कथन निष्कर्ष वाला बनेगा और आरपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन है इनका काल बोले तो इनका कर्म, पदावधि। यहां पर देखिए कर्म पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार की, निम्न में से कौन मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा। अधीनस्थ बोर्ड का पहला क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा। या फिर बनेगा इस प्रकार क्वेश्चन है कि निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को इस प्रकार दे देगा, यानी पहले कौन थे, बाद में कौन थे। तो सबसे पहले कौन बनती है, कांता कुमारी भटनागर। कौन है, कांता कुमारी भटनागर। उसके बाद आते हैं सैयद सगीर अहमद, उसके बाद आते हैं नगेंद्र कुमार जैन, उसके बाद आते हैं प्रकाश टांटिया, उसके बाद आते हैं गोपाल कृष्ण व्यास, और उनके बाद कौन आते हैं, गंगाराम। कौन आते हैं, गंगाराम मूलचंदानी। कौन आते हैं, गंगाराम मूलचंदानी आते हैं। ये रहेगा हमारा क्रम। और इसको याद किस प्रकार रखोगे, तो इसकी है एक ट्रिक क्या है, कांता संग नग। देखिए कोई कांता है, कांता नाम की कोई लड़की मान लीजिए, महिला मान लीजिए, उसके संग है ना, उसके संग है नग, यानी उसके साथ है नग। प्रकाश गोपाल मूल, प्रकाश और गोपाल क्या है, प्रकाश और गोपाल है मूल, प्रकाश गोपाल क्या है, मूल। बस इस प्रकार 2-3 बार बोलिए। लाइब्रेरी बैठे हो तो ईयरफोन लगा रखी है तो धीरे से मन में बोल लीजिए। घर पर बैठे हो तो जोर का एक जयकारा देते हैं ना, उस प्रकार बोल लीजिए। घर वाले आपको क्या कहेंगे, क्या कर रहा है ऐसे, तब आप एक बार ट्रिक बोल देना कि ये कर रहा हूं, फिर कहेगा ये क्या है, फिर आप पूरा नाम बोलकर बता देना। बस याद हो गया ना, इतनी बार बोलोगे तो याद हो जाएगा ना। तो एक बार बोलिए मेरे साथ, कांता संग नग प्रकाश गोपाल मूल, कांता संग नग प्रकाश गोपाल मूल। धीरे से बोलिए, कांता संग नग प्रकाश गोपाल मूल, और जोर से बोलिए, कांता संग नग प्रकाश गोपाल मूल। बस याद हुआ ना। कांता से कांता कुमारी भटनागर, संग से सगीर अहमद, नग से नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश से प्रकाश टांटिया, गोपाल से गोपाल कृष्ण व्यास, और मूल से क्या हो जाएंगे, गंगाराम मूल चंदानी हो जाएंगे। याद हुआ ना। तो अब चलिए आगे चलने से पहले हम रिवीजन करें या आगे पढ़ ले, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर रिवीजन करेंगे। देखिए मानवाधिकार आयोग की बात करें, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं, HR कड़ी। HR कड़ी यहां पर क्या रहे हैं, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। प्रथम क्या है, HR कड़ी क्या रहे हैं, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं जी। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष का पद क्या हो जाए, रिक्त होने पर राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को क्या कर सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त
कर सकता है। क्या कर सकता है? कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है? कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। कौन करेगा? राज्यपाल। और देखिए जस्टिस सगीर अहमद एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं, आरपीएससी का फेवरेट है ये, जो उच्चतम न्यायालय के क्या रहे हैं? न्यायाधीश रहे हैं। आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति, ऐसे कौन हैं जो मानवाधिकार आयोग के साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं? तो कौन रहे हैं? सैयद सगीर। उच्च नहीं, उच्चतम है। ध्यान देखिए, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम है, उच्च नहीं है, उच्चतम है। यहां पर ध्यान पूर्वक देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो कौन हो जाएंगे? जस्टिस सैयद सगीर अहमद हो जाएंगे। और अचल दत्तू साहब ने क्या कहा? अचल दत्तू ने कहा राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ और कागजी शेर। क्या? कागजी शेर और क्या कहा? कागजी शेर और दंतहीन बाघ कहा। दंतहीन बाघ कहा किसने? अचल दत्तू ने कहा। अन्य देखिए यहां पर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त संघ द्वारा मानवाधिकार दशक जनवरी 1995 से 2004 तक बनाया गया। दशक की बात हो रही है तो 10 वर्ष हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993। जब ये हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तब और गहराई से पढ़ेंगे। को हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। और यूएनएचआरसी का मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार एनएचआरसी का क्या हो जाएगा? अन से नेशनल, एच से स्टेट। देखिए अन से नेशनल, एच से स्टेट, आगे सेम ही है। ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है ना। और राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 में बना, जिसमें कुल 8 अध्याय और 43 भाग थे। कितने? 8 अध्याय और 43 क्या थे? भाग थे। 43 क्या थे? भाग थे। ये हुआ श्रीमान हमारा एक आयोग। कौन सा आयोग है? ये है मानवाधिकार। और यहां पर ऑफिशियल साइट से मैं आपको बता देता हूं, गंगाराम मूलचंदानी तो क्या है? अध्यक्ष है। ये तो क्या है? अध्यक्ष हैं। और इनके अलावा जो 2 सदस्य हैं ना, वो भी आपको याद रखने हैं। तो 2 सदस्य और कौन कौन है? रामचंद्र सिंह झाला और कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता ये वर्तमान में क्या है? सदस्य। ये हुआ हमारा एक आयोग। चलिए एक बार हम इस आयोग का यहां पर रफली रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं फटाफट, मात्र 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे इसका। तो सबसे पहले गैर संवैधानिक, पहली लाइन क्या थी? गैर संवैधानिक। नंबर 2 ये क्या है? एक परामर्शकारी है। नंबर 3 गठन कब होता है? 18 जनवरी। सारी बातें याद होनी चाहिए। 18 जनवरी 1999 को इसका क्या होता है? गठन होता है। लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ कब किया था? 23 मार्च को किया था। 23 मार्च 2000 को कार्य करना प्रारंभ किया था। सदस्य कितने थे? पहले शुरुआत में 1+4 थे, लेकिन 2006 के बाद कितने हो गए? 1+2 हो गए। 1+2 हो गए। 1 बोले तो गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में अध्यक्ष है। 2 सदस्यों की बात करें तो एक तो रामचंद्र सिंह झाला हो जाएंगे और सदस्य एक कौन हो जाएंगे? अशोक गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद आपको मैंने बताया था मेरे प्यारे दोस्तों कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होगा, जो भी पहले हो। ये इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे? सीएम साहब जी अध्यक्ष होंगे। हटाएगा कौन? यानी त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? त्यागपत्र यहां पर किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपेंगे। और हमने क्या पढ़ा था? इनके कार्य हमने पढ़े थे। जांच कर सकता है लेकिन सजा नहीं दे सकता, स्वतः संज्ञान ले सकता है, जेल कारागार का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन 1 वर्ष से पूर्व मामलों की जांच नहीं करेगा। 1 वर्ष से पूर्व मामलों की जांच नहीं करेगा। उसके बाद आपको मैंने बताया प्रथम अध्यक्ष और क्रम बताया था। कांता संगनग क्या थी ट्रिक? कांता संगनग, धीरे धीरे बोलिए, आराम से बोलिए, फटाफट बोलिए, जिस प्रकार बोला जाए उस प्रकार बोलिए। कांता संगनग प्रकाश गोपाल क्या थे? मूल थे। प्रकाश गोपाल क्या थे? मूल थे। ये हो गए। यानी पहले कौन थे? कांता कुमारी भटनागर। फिर कौन आ गए? संघ से
सगीर अहमद आगे, नग से नगेंद्र कुमार आगे, प्रकाश से प्रकाश टांटिया, गोपाल से गोपाल कृष्ण व्यास और मूल से क्या आ जाएंगे, गंगाराम मूल चंदानी आ जाएंगे, गंगाराम मूल चंदानी आ जाएंगे। उसके बाद आपने पढ़ा था एच.आर. कड़ी के बारे में। प्रथम क्या थे एच.आर. कड़ी, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे। एच.आर. कड़ी क्या थे, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे, पता है ना आपको। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, दत्तू साहब जी के बारे में बताया था। क्या बताया था, इन्होंने क्या कहा था, राज्य मानवाधिकार आयोग को कहा था, राजस्थान मानवाधिकार आयोग को क्या कहा था, कागजी शेर की संज्ञा दी और दंतहीन बाघ की संज्ञा दी थी। और जो अधिनियम आया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम आया था 1993 में, उसमें 8 अध्याय थे, 43 भाग थे, 8 अध्याय और 43 भाग थे। हुआ हमारा राज्यपाल नहीं, राज्यपाल क्या है प्यारे दोस्तों, हमारा टॉपिक एक कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक है वो, राज्य मानवाधिकार आयोग। कौन सा, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो देखिए सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक मोटिवेशन देख लीजिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। देखिए इतने सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारा परिवार 10.7 के, और वर्तमान की बात करें तो लगभग 12,500 का हो चुका है। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसके अलावा आपको आरएएस, पटवार, शिक्षक भर्ती, जो भी जितनी भर्तियां हैं ना, उनके लिए यहां पर देखिए राजस्थान जीके, संपूर्ण राजस्थान जीके करवाए जा रहे हैं। कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास शानदार तरीके से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम के साथ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आयोग, कौन सा, राज्य वित्त आयोग। कौन सा आता है, राज्य वित्त आयोग आता है। और पहली लाइन क्या दे रखी है, इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक निकाय। मानवाधिकार में तो गैर संवैधानिक निकाय था और वित्त आयोग में क्या आ गया, संवैधानिक। यानी इसका मतलब क्या है कि इसका उल्लेख कर रखा है कहां पर, संविधान में। कहां पर उल्लेख है इसका, संविधान में उसका उल्लेख कर रखा है, किसका, राज्य वित्त आयोग का। तो कौन से भाग में कर रखा है, कौन से अनुच्छेद में कर रखा है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पंचायती राज के लिए जो वित्त आयोग होगा ना, उसका उल्लेख कर रखा है भाग 9 में। देखिए पंचायती राज के लिए, लेकिन जो नगर पालिकाओं की बात करेगा ना, उनके लिए वित्त आयोग है भाग 9 क में, भाग 9 क में है। आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल देखिए, आई से क्या बनेगा, इनकम। देखिए आई से इनकम बना लीजिए, याद करवा रहा हूं मैं, आई से इनकम। और वित्त, वित्त मतलब इनकम ही होती है ना, वित्त यानी इनकम ही होती है। तो आई से याद रखिए इनकम। 243 आई में क्या है, पंचायती राज के लिए क्या दे रखा है, वित्त आयोग दे रखा है। और इसी प्रकार 243 वाई में क्या है, यहां पर नगर पालिकाओं के लिए। और ये अनुच्छेद, ये भाग किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, तो इसका प्रावधान 73वां संविधान संशोधन, यानी पंचायती राज के लिए तो 73वां और नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन। ऐसे याद नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम आपको तुलनात्मक अध्ययन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करवाते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं पंचायती राज, क्या लिख लेते हैं, पंचायती राज लिख लेते हैं, पंचायती राज के लिए, पंचायतों के लिए। एक तरफ नगर पालिका लिख लेते हैं, यानी नगर पालिकाओं के लिए किसका, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। यानी वित्त आयोग का गठन, यानी संविधान में उल्लेख है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो पंचायती राज भाग की बात करें तो भाग हो जाएगा हमारा कौन सा, भाग 9। और नगर पालिकाओं में भाग 9 क हो जाएगा। आर्टिकल की बात करें तो, अनुच्छेद की बात करें तो 243 के आगे आई यानी इनकम लग जाएगा, यानी वित्त आयोग की बात हो रही है तो यहां पर 243 के आगे वाई लग जाएगा। कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ये 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, ये 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तुलनात्मक अध्ययन आपको याद हुआ तो एक लाइक कर दीजिए क्लास को। अब चलिए आगे चलते हैं हम आगे। ये क्या हुआ प्यारे दोस्तों, क्या हुआ, यहां पर आरपीएससी आ गया, मुझे ऐसे लग रहा है। यहां पर राज्यपाल नियुक्ति, यहां पर ठीक है जी, बहुत पीछे चले गए हम। देखिए एक बार हम वापिस चलते हैं, ये कौन सा आ गया,
ठीक है जी, ये रहा यहां पर, ये रहा। बस याद हुआ ना मेरे प्यारे दोस्तों, वित्त आयोग इतना याद हुआ तो एक लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद देखिए, प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत, यानी 5 वर्ष के उपरांत क्या करेगा, राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और प्रथम वित्त आयोग का गठन क्या, यानी प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, 24 अप्रैल कब होता है, 24 अप्रैल 1994 को। कब होता है, 24 अप्रैल 1994 को पहले वित्त आयोग का गठन होता है। और इसने कार्य प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 1995 से 30 मार्च 2000 तक इसने कार्य किया। यानी प्रारंभ कार्य तो कब करता है, प्रारंभ करता है 1 अप्रैल 1995 से। और कब तक करता है, तो ये कब तक की बात करें तो 30 मार्च 2000 तक ये कार्य प्रारंभ करता है, प्रारंभ नहीं, प्रारंभ तो 1 अप्रैल 1995 में करता है। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के गोयल। कौन थे, के गोयल थे। जिस प्रकार मानवाधिकार आयोग में 1+4 थे, पहले यहां पर भी 1+4 थे, यानी बहुसदस्यीय निकाय था, और बाद में 1+2 हो गए, तो यहां पर भी 1+2 हो गए, 1+2 हो गए। उसके बाद देखिए नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किसकी सिफारिश, किसकी सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। किसके, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। 5 वर्ष कार्यकाल, 5 वर्ष क्या है, कार्यकाल, 5 वर्ष क्या है, कार्यकाल है 5 वर्ष। और देखिए त्याग पत्र भी राज्यपाल को देगा, हटाएगा भी राज्यपाल, वार्षिक रिपोर्ट भी राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल विधानमंडल में रखता है, विधानमंडल आपको करवा रखा है। विधानमंडल में कितने सदन, 2 सदन। कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन अंग या घटक पूछे तो कितने होंगे, 3 होंगे। कितने होंगे, 3। कौन कौन से, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल हो जाएंगे। अब कार्य देखिए, कार्य क्या करेगा, यह राजस्व आय से प्राप्त राशि को स्थानीय निकायों यानी पंचायती राज व नगर पालिकाओं के लिए क्या करेगा, के मध्य वितरण करेगा। क्या करेगा, के मध्य वितरण करेगा। और देखिए राज्य की संचित निधि स्थानीय निकायों का अनुदान देने की भी सिफारिश करेगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। किसका, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन अध्यक्ष हैं, कौन कौन रहे हैं, तो देखिए यहां पर लीजिए आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर क्या है, पहले के गोयल। कौन है, के गोयल। उसके बाद हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। उसके बाद क्या है, माणिक चंद सुराणा। क्या है, माणिक चंद सुराणा। और फिर क्या है, बीडी कल्ला। और उसके बाद क्या है, ज्योति किरण। और उसके बाद क्या है, प्रद्युमन सिंह। कौन है, तो देखिए क्वेश्चन बनेगा आपसे कि राजस्थान वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कर दोगे कि के गोयल थे। क्या थे, के गोयल प्रथम अध्यक्ष थे। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा, ये ब्रैकेट वाले है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे ही नहीं, एक एक शब्द इंपोर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 यहां से पूछेगा कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, हीरालाल देवपुरा। या क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार कि निम्न में से कौन से सदस्य राज्य वित्त आयोग और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा हो जाएगा। और देखिए एकमात्र महिला की बात करें तो देखिए ज्योति किरण आ गई, यानी देखिए ज्योति, ज्योति यानी किरण, किरण आ गई। देखिए वित्त रुपए आते ही महिलाओं में किरण जग जाती है, ज्योति, ज्योति किरण एकमात्र महिला है। और वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है, उसके सदस्य और अध्यक्ष देख लीजिए। अध्यक्ष तो कौन है, प्रद्युमन सिंह हैं। और सदस्यों में अशोक लोहाटी और लक्ष्मण सिंह रावत हो जाएंगे, लक्ष्मण सिंह रावत हो जाएंगे, लक्ष्मण सिंह रावत हो जाएंगे। और ट्रिक देखिए इनकी, ट्रिक क्या है, के है, देखिए और बनाते हैं या इससे याद कर लोगे, ये इतनी अच्छी नहीं है। देखिए और देखते हैं हम, ट्रिक देखते हैं क्या बनेगी। गो हीरा, गो हीरा, मणिला, मणि अकेला ला, अकेला कर देते हैं, मणि अकेला ला, अकेला ला, ठीक है, अकेला ला। ज्योति है ना, गो हीरा, मणि अकेला ला, मणि अकेला
ला, ज्योति प्रसिद्ध है, प्रद्युम्न है, प्रद्युम्न, ज्योति का मन लगेगा। ये लीजिए, बन गई एक नई ट्रिक, ये याद होगी, मन लगेगा, क्योंकि इसमें तो के एच अम, इससे याद नहीं होगा। के से के गोयल, एच से हीरालाल शास्त्री कर दो, या फिर इस प्रकार हम अलग कर देंगे। लेकिन गो हीरा यानी गो यानी गोयल, हीरा यानी हीरालाल देवपुरा, मणि यानी मणिकचंद सुराणा, अकेला यानी कल्ला, अकेला कल्ला, बिड्डी कल्ला, ज्योति यानी ज्योति किरण, और मन यानी प्रद्युम्न। याद हुआ ना? गो हीरा, गो यानी जाना, गो हीरा मणि अकेला ला, क्योंकि ज्योति का मन लगेगा। अगर तू हीरा यानी मणि अकेला लाएगा ना तो ज्योति का मन लगेगा। ये बात कौन कह रही है? ये ट्रिक कह रही है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए एक बार हम वित्त आयोग का भी रिवीजन कर लेते हैं। क्या सर इस प्रकार पढ़ेंगे हम? जी हाँ, एक एक आयोग का हम रिवीजन भी करेंगे। सबसे पहले क्या बताया था? संवैधानिक बताया था। ये क्या है? एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख कर रखा है। कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में? भाग 9 में तो कर रखा है पंचायती राज के लिए, आर्टिकल 243 आई में, और 73वें संविधान संशोधन के तहत। इसी प्रकार हम बात करें किसकी? नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग की, तो भाग 9 क, आर्टिकल 243 वाई, और कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। याद हुआ ना ये? उसके बाद हमने देखा था कि इसका गठन कब होता है, तो इसका गठन होता है मेरे प्यारे दोस्तों 24 अप्रैल को। कब होता है? 24 अप्रैल को। और तारीख तो आपको याद है, महीना आपको याद है, सन भी तो याद होनी चाहिए, 1994। 1994। फिर हमने देखा कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या है? कार्यकाल है। 5 वर्ष क्या है? कार्यकाल। त्याग पत्र राज्यपाल को हटाएगा कौन? राज्यपाल। रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बस उसके बाद हमने देखा गो, क्या देखा था? गो हीरा ट्रिक देखी थी हमने। गो हीरा मणि अकेला ला, मणि अकेला ला, क्योंकि क्यों लानी है मणि अकेले? क्योंकि ज्योति का मन लगेगा। किसका मन लगेगा? ज्योति का मन लगेगा। किसका मन लगेगा श्रीमान? ज्योति का मन लगेगा। लीजिए ये हो गए हमारे, यानी पहले कौन है? पहले अध्यक्ष है के गोयल। कौन है? के गोयल। उसके बाद हीरालाल देवपुरा, ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद देखिए यहां पर हमने क्या देखा? मणि से आपने क्या याद किया था? और कल्ला से क्या याद किया था? कल्ला से बीडी कल्ला, यहां से ज्योति किरण आपने याद किया, और यहां से प्रद्युम्न सिंह याद किया था। तो मणि से हमने क्या याद किया प्यारे दोस्तों? देख लीजिए एक बार, मणि से हमने माणिकचंद सुराणा याद किया था। माणिकचंद सुराणा याद किया था। जैसे ही आपको ऑप्शन में देखेंगे याद हो जाएंगे। और सदस्य और देख लीजिए, वर्तमान में अशोक लोहाटी और लक्ष्मण सिंह रावत है। ये एक और हुआ हमारा आयोग कंप्लीट। कौन सा आयोग हुआ? वित्त आयोग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आयोग, कौन सा? सूचना आयोग। ये कोई प्यारे साथियों आप सोच रहे हो ना 3 पेज में हो गया, इतना ही है। ये गहराई से और बताया आपको, ऐसे ही नहीं कि ऊपर ऊपर से बता दिया, एक एक बात बताइए आपको। अगर इससे बाहर आएगा ना तो किसी को आएगा नहीं, और प्यारे विद्यार्थियों कोई करके आएगा ना तो मान लीजिए उसने वो तो पढ़ा है लेकिन कुछ और उसने जरूर छोड़ा है। जी हाँ, क्योंकि हर एक किताब में 100% नहीं होता, कोई भी बुक में 100% नहीं होता। मान लीजिए एक किताब से क्वेश्चन आए हैं, मान लीजिए 89 क्वेश्चन आए, तो 1 से 90 आ जाएंगे, 1 से 88 आ जाएंगे। इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कोई भी नोट्स हो, कोई भी हो प्यारे विद्यार्थियों, मैं नहीं कहता कि इन्हीं नोट्सों की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे ना तो इन्हीं नोट्सों से आएंगे। बस ये बात जरूर ध्यान में रखना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आयोग, राज्य सूचना आयोग। क्या आता है? राज्य सूचना आयोग हमारा नेक्स्ट आयोग आता है। तो देखिए, सूचना यानी सूचना मिलनी चाहिए। पहले क्या था? सूचना नहीं मिलती थी। बाहर गली बन रही है यानी सड़क बन रही है, सूचना नहीं है। कितने रुपए लगे, कितने कुछ लगे, कितने फार्म लगे, यानी आप सूचना जो मांगते हो ना, आरटीआई जो लगाते हो, बस वही मान लो। बस सूचना मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो? सूचना, यानी राज्य सूचना आयोग, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 1766 की बात है कि स्वीडन
स्वीडन में क्या होता है, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है। अगर विश्व की बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम स्वीडन में सबसे पहले लागू होता है। कब? 1766 में। कब? 1766 में। देखिए 1766 में हो गया वहां पर सूचना। और हमारे भारत में देखिएगा कब आता है। उसके बाद देखिए अरुणा राय, ये हमारे बात करें अरुणा राय भारत की, तो भारत में सूचना के अधिकार के लिए जनक या प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी आपको पता चलेगा कि अरुणा राय को भारत में सूचना अधिकार की जनक क्यों कहा जाता है। तो देखिए 1995 में चांद गेट ब्यावर से सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया था। किन्होंने? अरुणा राय जी ने चलाया था। क्या चलाया था? चांद गेट ब्यावर से 1995 में। 1995 में क्या चलाया था? 1995 में चलाया था क्या? सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया था। और 1766 में तो स्वीडन में हो ही चुका था लागू, और मजदूर किसान शक्ति संगठन के माध्यम से चलाया था। इन्हीं के साथ एक अरविंद केजरीवाल की बात करें तो इन्होंने एक परिवर्तन संगठन के माध्यम से सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया था। यानी दो थे, एक तो अरविंद केजरीवाल थे और एक अरुणा राय थी। अरुणा राय ने तो कहां से चलाया? ब्यावर से चलाया था, चांद गेट से चलाया था। क्या चलाया था? सूचना का अधिकार आंदोलन। कब चलाया? 1995 में चलाया। इसी प्रकार परिवर्तन संगठन के माध्यम से सूचना का अधिकार आंदोलन किसने चलाया? अरविंद केजरीवाल ने चलाया। यानी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सूचना के लिए। तो देखिए सूचना के अधिकार हेतु आंदोलन चलाने के लिए अरुणा राय और अरविंद केजरीवाल को क्या मिला है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। क्या मिला? रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। कौन से अधिकार हेतु, कौन से आंदोलन चलाने हेतु मिले? तो सूचना का अधिकार हेतु आंदोलन चलाने हेतु इन्हें मिला है। क्या मिला? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। किनको मिला? अरुणा राय और अरविंद केजरीवाल को मिला। उसके बाद देखिए 1997 में क्या होता है? सर्वप्रथम तमिलनाडु व गोवा में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है। कहां पर? तमिलनाडु और गोवा में हो जाता है। उसके बाद देखिए राजस्थान की बात करें तो राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया, जो कब लागू होता है? 26 जनवरी। इंपॉर्टेंट है ये, 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 को लागू होता है क्या? सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 लागू होता है 26 जनवरी 2000 को। उसके बाद आता है एक और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आता है, यानी संशोधन किया गया किसमें? 2000 वाले में। तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? मनमोहन सिंह थे। राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। और ये क्वेश्चन तो इतनी बार आ चुका है एलडीसी के एग्जाम में, जेल प्रेरी के एग्जाम में इतनी बार आ गया प्यारे साथियों, अब तो आपको याद करना ही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम देखिए 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब दी जाती है? 15 जून 2005 को दी जाती है। और लागू कब होता है? ये 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू होता है। 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है। 12 अक्टूबर 2005 को क्या होता है? लागू होता है। उसके बाद देखिए सूचना हेतु आवेदन PIO यानी लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से यहां पर देखिए आवेदन के 30 दिन के भीतर PI को सूचना उपलब्ध करवाएगा। क्या कराएगा? आवेदन कर दिया आपने, सूचना मांगी है। मान लीजिए आपने किसी की भी सूचना मांगी हो, मान लीजिए आपके बाहर कोई सड़क बनी है, उसकी सूचना मांगी है कि इतने कितने रुपए लगे हैं, कितने रुपए आवंटित हुए थे, कोई भी सूचना मांगी है, तो वो सूचना देखिए आवेदन के 30 दिन के भीतर PIO यानी अभी हम पढ़ कर आए PIO क्या होता है? यहां पर लोक सूचना अधिकारी होता है। यानी क्या हो जाएगा? पब्लिक इंफॉर्मेशन और ऑफिसर हो जाएगा। थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, फिर भी यहां पर मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, तो ये हो जाएगी। फिर देखिए विभागा अध्यक्ष। क्या है? विभाग अध्यक्ष यानी जो विभाग का अध्यक्ष होगा ना, उसके द्वारा वरिष्ठतम अधीनस्थ अधिकारी को PIO को नियुक्त किया जाता है। यानी PI को नियुक्त कौन करेगा? जो विभाग का अध्यक्ष होगा उसका वरिष्ठतम अधीनस्थ अधिकारी को क्या किया जाएगा? PIO को नियुक्त किया जाता है। एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। यानी
जी भी साथ नहीं दे रही है हमारा, क्या पढ़ें। देखिए विभागा अध्यक्ष क्या है, विभाग का अध्यक्ष, देखिए संधि विभाग धन अध्यक्ष, विभागा अध्यक्ष द्वारा क्या किया जाएगा, जो वरिष्ठतम अधीनस्थ अधिकारी होगा ना, यानी विभाग का जो अध्यक्ष है ना, उसके द्वारा जो वरिष्ठतम अधीनस्थ अधिकारी होगा ना, उसको ही क्या किया जाएगा, PIO नियुक्त किया जाएगा। ये बात है, PIO किसे नियुक्त किया जाएगा, जो वरिष्ठतम अधीनस्थ अधिकारी होगा उसे क्या किया जाएगा, PIO नियुक्त किया जाएगा। कौन करेगा, विभाग का अध्यक्ष करेगा। ये नाम नहीं पढ़ा जा रहा प्यारे साथियों, कई बार होता है ना वो जीभ साथ नहीं दे रही। विभागाध्यक्ष, देखिए अब आ गया ना, विभाग का अध्यक्ष हो गया, ठीक है, विभाग धन अध्यक्ष हो गया, ठीक है जी। उसके बाद देखिए सामान्यतः PIO को 30 दिन के भीतर सूचना देनी होगी, ठीक है, लेकिन यदि सूचना अन्य विभाग से संबंधित है तो 35 दिन लग सकते हैं। उसी विभाग से संबंधित है 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाएगी, लेकिन अलग विभाग से संबंधित है तो 35 दिन लग सकते हैं। कितने, 35 दिन लग सकते हैं। लेकिन यदि सूचना तीसरी पार्टी से संबंधित है तो 40 दिन भी लग सकते हैं, 40 दिन में उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, यानी कोई मरने जा रहा है, तो 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी, 48 घंटे के अंदर अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। BPL वाले अगर सूचना मांगते हैं तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। APL वाले अगर सूचना मांगेंगे तो 10 रुपए सूचना शुल्क देना होगा। और सूचना आप लिखित रूप से, मौखिक रूप से, E फॉर्मेट रूप में, किसी भी रूप में ले सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। आप मौखिक रूप से सूचना मांगो, चाहे लिखित रूप में मांगो, चाहे E फॉर्मेट रूप में मांगो। और यानी जो ये आया है इसका सकारात्मक पक्ष क्या पड़ा है, तो भ्रष्टाचार में कमी आई है। जो पहले सड़क को कह देते हैं कि 10 करोड़ में बनी है, वो 10 करोड़ में बनी नहीं होती थी, 5 करोड़ में बनी, और 5 करोड़ अपने आप खा जाते थे, वो अब नहीं खाए जाएंगे क्योंकि सूचना मांग लेगा कोई भी। पारदर्शिता बढ़ी है, सुशासन में वृद्धि हुई है, लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण हुआ है, और जन सहभागिता भी बढ़ी है, जन सहभागिता भी बढ़ी है। अब देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, राज्य सूचना आयोग। अब तक तो क्या पढ़ा है, अधिनियम पढ़ा है, अब क्या पढ़ेंगे, सूचना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक और पूर्णतया स्वायत्त शासी निकाय है। लगा लीजिए इसको स्टार, क्योंकि अब तक हमने एक तो गैर संवैधानिक पढ़ा, एक संवैधानिक पढ़ा, लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सांविधिक और पूर्णतः स्वायत्त शासी निकाय पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा है, सूचना का अधिकार वाला सूचना आयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने, सूचना का अधिकार अधिनियम में सबसे पहले हमने बात की 1766 में स्वीडन में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 1995 में क्या हुआ था, चांदपोल ब्यावर गेट से क्या किया था, अरुणा राय जी ने क्या किया था, एक सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया था। अरविंद केजरीवाल ने परिवर्तन संगठन के नाम से क्या चलाया था, एक सूचना अधिकार संगठन चलाया, वो क्या चलाया, आंदोलन चलाया। इसी कारण इन दोनों को क्या मिला था, रमन मैग्नेस पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था, रमन मैग्नेस पुरस्कार भी मिला। और 1997 में क्या होता है, तमिलनाडु में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो जाता है, राजस्थान में लागू होता है 26 जनवरी 2001 में। और फिर आता है RTI 2005, RTI 2005 आता है। और RTI 2005 की बात करें, मनमोहन सिंह के समय आया था, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। राष्ट्रपति इसको मंजूरी कब देते हैं, राष्ट्रपति इनको मंजूरी देते हैं 15 जून को, 15 जून 2005 को देते हैं। और लागू कब हो जाता है, लागू हो जाता है 12 अक्टूबर को। कब हो जाता है, 12 अक्टूबर को लागू हो जाता है। उसके बाद हमने ये देखा PIO यानी लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कौन होगा, वरिष्ठतम अधिकारी होगा। वरिष्ठतम क्या होगा, अधिकारी होगा। कौन करेगा, विभाग का अध्यक्ष इसको क्या करेगा, नियुक्त करेगा। 30 दिन के अंदर क्या होगी, सूचना देनी होगी। अगर अलग विभाग से तो 35 दिन के अंदर अंदर, अगर तीसरे विभाग से संबंधित है तो 40 दिन के अंदर अंदर, और अगर जीवन से जुड़ी हुई है तो 48 घंटे के अंदर अंदर। BPL के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, और APL के लिए प्यारे विद्यार्थियों 10 रुपए शुल्क लगेगा।
एपीएल के लिए 10 रुपये शुल्क लगेगा। उसके बाद आपको मैंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था। अब हम बात करेंगे कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब होता है। लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है राज्य सूचना आयोग। कब होता है इसका गठन? 13 अप्रैल 2000 को। कब होता है? 2006 को। 13 अप्रैल 2006 को इसका क्या होता है? गठन होता है। लेकिन यह प्रभावी कब आया था? लगभग 5 दिन बाद, यानी 18 अप्रैल 2006 को ये क्या है? प्रभावी आ गया। कार्यालय कहां पर? जयपुर में। बहुसदस्यीय निकाय है। पहले 1+10 हुआ करता था, वर्तमान में 1+4 है, यानी एक अध्यक्ष होगा, वर्तमान में 4 अन्य सदस्य होंगे। और देखिए, नियुक्ति किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी? श्रीमान नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल द्वारा। चयन समिति की सिफारिश पर है। जिस प्रकार मानवाधिकार आयोग में चयन समिति के द्वारा राज्यपाल नियुक्त करता था, वहां पर चयन समिति में कितने सदस्य थे? 4 थे। अध्यक्ष कौन था? सीएम था। लेकिन यहां पर 4 नहीं 3 है। अध्यक्ष सीएम साहब ही होंगे, लेकिन 2 सदस्य यहां पर विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री, ये क्या होंगे? इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। किसके? चयन समिति के। योग्यता क्या होनी चाहिए इसकी? जो इसका बनेगा तो योग्यता होनी चाहिए सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन का हमें है, सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव, विधि, प्रशासन, समाज सेवा, वैज्ञानिक, जनसंचार आदि का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। किसे? जो व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उसे। विधानमंडल व सदन का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो विधायक बना बैठा है या फिर प्यारे विद्यार्थियों वो प्रधानमंत्री बना बैठा है, ऐसा नहीं। केंद्र व राज्य सरकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये योग्यता। कार्यकाल कौन निर्धारण करेगा? केंद्र सरकार कार्यकाल निर्धारण करेगी। 3 वर्ष या 65 वर्ष। 3 वर्ष या 65 वर्ष है। और मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष थी। 3 वर्ष या 70 वर्ष थी। और सूचना के अधिकार में सूचना आयोग में कितनी है? 3 वर्ष या 65 वर्ष। जो भी पहले वही होगी। और शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल शपथ दिलाएगा। और त्याग पत्र भी किसे सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। और पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्त को सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्यपाल पद से हटा सकता है। किसके निर्देश पर? हाई कोर्ट के निर्देश पर। कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपेगा? राज्य सरकार को सौंपेगा। राज्य सरकार को अपनी वास्तविक रिपोर्ट सौंपेगा, वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा। और राज्य सरकार इसे विधान मंडल के समक्ष रखती है। जिस प्रकार वित्त आयोग राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल विधान मंडल में रखता है, वहीं यहां पर सूचना आयोग की बात करें तो ये राज्य सरकार को सौंपेगा और राज्य सरकार क्या करेगी? विधानमंडल के समक्ष रखेगी। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। अब सूचना आयोग के अध्यक्ष देख लीजिए कौन कौन है। देखिए, जैसे ही कोरोना आया, सूचना मिली, सूचना, बस ऐसे याद करेंगे, सूचना यानी सूचना मिल गई है कि कोरोना आ गया। जैसे ही कोरोना आया ना, तो निवास, कोरोना का निवास कहां पर है? सुरेश। जैसे ही कोरोना ने निवास किया, यानी कोरोना आया या निवास करना, यानी कोरोना आया तो सुरेश क्या हो गया? गुप्त। सुरेश क्या हो गया? गुप्त हो गया। बस हो गए, याद हो गए जी। कैसे? अमडी कोरोनी पहले, दूसरे को निवासन यानी श्रीनिवासन, तीसरे सुरेश कुमार हो जाएंगे और चौथे गुप्ता जी हो जाएंगे, डीबी गुप्ता। याद हुए ना ये चारों के चारों? अब देखिए एक बार, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मानवाधिकार आयोग पढ़े, उनकी ट्रिक क्या थी? कांता संघनग। क्या थी? कांता संघनग प्रकाश गोपाल मूल। भूलना नहीं है कुछ भी आपको, प्रकाश गोपाल मूल, ये थी ट्रिक उसकी, थी ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वित्त आयोग पढ़ा। वित्त आयोग के कौन कौन थे? देखिए ट्रिक क्या थी? गो, कौन गो? हीरा। हीरा को कह रहे हैं हीरा गो, क्यों? क्योंकि मणि लानी है तुझे, वो भी अकेले। गो हीरा मणि अकेला ला, मणि अकेला ला। क्यों अकेला क्यों लाऊं मैं? क्योंकि प्यारे साथियों, क्योंकि ज्योति को क्या है? क्योंकि
ज्योति को क्या है, ज्योति का मन लगेगा, क्योंकि ज्योति का क्या लगेगा, मन लगेगा। बस ये थी किसकी ट्रिक है, यहां पर ट्रिक आपको याद है वित्त आयोग की। और अब हमने क्या पढ़ा, सूचना आयोग। सूचना मिली किसकी, कोरोना की। तो कोरोना का निवास, कोरोना का निवास हुआ कहां पर है। जैसे ही कोरोना का निवास कहीं पर होता है तो सुरेश क्या हो जाता है, गुप्त हो जाता है। सुरेश क्या हो जाता है, गुप्त हो जाता है। लीजिए सारे 3 आयोग पढ़े, तीनों आयोग के आपको अध्यक्ष की ट्रिक बता दी है। रिवीजन भी साथ के साथ करवाए, ट्रिक भी साथ के साथ बताएं, याद भी साथ के साथ हो रहा होगा, नोट्स भी आप साथ के साथ बना रहे हो। नहीं बना रहे तो पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट आयोग आता है हमारा कौन सा, राज्य निर्वाचन आयोग। क्या आता है, राज्य निर्वाचन आयोग हमारा आता है नेक्स्ट आयोग। कौन सा, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा, राज्य निर्वाचन आयोग। जी हां प्यारे साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए संवैधानिक, यानी इसका क्या होगा, संविधान में उल्लेख कर रखा होगा। स्वतंत्र निकाय, यानी ये स्वतंत्र है, किसी की सलाह किसी का परामर्श नहीं, बस स्वतंत्र है ये। कौन सा, निर्वाचन आयोग। कौन सा, निर्वाचन आयोग। यानी ये संवैधानिक है, यानी इसका क्या है, संविधान में उल्लेख है। और संविधान में जिसका उल्लेख होता है तो कौन से भाग में होता है, कौन से अनुच्छेद में होता है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखिए पंचायती, वही सेम पंचायती राज के लिए भाग 9 में, और यहां पर नगर पालिकाओं के लिए भाग 9 क में, लेकिन अनुच्छेद बदल जाएगा। निर्वाचन के, देखो निर्वाचन यानी वोट, निर्वाचन यानी वोट पड़ना, यानी वोट के घेर दियो, वोट डालाया के डालायो जी, वोट घेर दिया के घेर दिया, यानी के 243 के। आई यानी इनकम वित्त आयोग, आई यानी इनकम वित्त आयोग। यहां पर 243 जड ए नगर पालिकाओं में हो जाएगा। वही 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। ये आपको बताने की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से तुलनात्मक अध्ययन करके मैंने बता दिया है। अब देखिए 243 के आपको याद हो गया, और 243 जड ए आपको याद हो गया, 243 जड ए भी आपको याद हो गया। अब देखिए जो राज्य चुनाव आयोग है ना, उसका गठन कब होता है। राज्य चुनाव आयोग है, उसका गठन कब होता है, इंपॉर्टेंट है, 17 जून को। कब होता है, 17 जून 1994 को होता है। ऐसे ही एक तारीख और पड़ी थी, वो 15 जून थी 2005, आरटीआई पढ़ा था। याद कर लेना एक बार, आप फिर से इस क्लास को 2 गुना की स्पीड में लगा लेना, चाहे पीडीएफ पढ़ लेना, याद जरूर कर लेना, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और कार्य प्रारंभ होता है कब, 1 जुलाई से। कब, 1 जुलाई से। देखिए 1 जुलाई से कार्य प्रारंभ होता है, गठन 17 जून को होता है 1994 में। मुख्यालय जयपुर में, 1 सदस्यीय निकाय। वाह क्या है, अब तो सदस्य और याद ही नहीं करने, केवल अध्यक्ष याद करना है। किसमें, निर्वाचन आयोग में। और वो क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। एक ही सदस्य, यानी सब कुछ यही है। सानू बड़ो सदस्य कह दो, सर्वापरि कह दो, कुछ भी कह दो, सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। कौन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये लीजिए अब जो बात आ रही है ना, मान के चलिए अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पटवार या ग्राम सेवक में यह क्वेश्चन बन सकता है। क्रम, किस क्रम में, या आपको देगा 4 ऑप्शन, कहेगा इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो सबसे ऊंचे पद पर कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। उसके बाद सचिव होता है राज्य निर्वाचन आयोग का, उसके बाद उप सचिव होता है, उसके बाद सहायक सचिव होता है, उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, और उसके बाद कौन होता है, रिटर्निंग अधिकारी, और उसके बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी। और आप अपने गांव में देखते हो बीएलओ, देखते हो ना, बीएलओ वोट बनाकर जाता है आपके गांव में। बीएलओ सबसे पहले कौन आ गए, आयुक्त साहब जी आ गए। एक बार रिवीजन कीजिए फिर से, सबसे पहले आयुक्त जी आ गए, उसके बाद कौन आ गए, सचिव आ गए, उसके बाद कौन आ गए, सचिव, उसके बाद आ गए उप सचिव। कौन आ गए, उप सचिव आ गए। उसके बाद कौन है, सहायक सचिव है। कौन है, सहायक सचिव है, सहायक सचिव है। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी, कौन है, जिला निर्वाचन अधिकारी आ गए। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी, कौन आ गए, रिटर्निंग अधिकारी। और फिर आ गए सहायक रिटर्निंग अधिकारी। क्या आ गए, सहायक रिटर्निंग अधिकारी। और उसके बाद कौन आ गए, बीएलओ आ गए।
कौन आगे, बीएलओ आगे। इस प्रकार आपको क्रम देगा। क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको किस प्रकार देगा। अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी कोई भी हो, इस प्रकार क्वेश्चन देगा। निम्न पदों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक नंबर दे देगा आपको सचिव, एक दे देगा आपको रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी इस प्रकार रिटर्निंग अधिकारी, एक दे देगा आपको बीएलओ, एक क्या दे देगा बीएलओ, और एक दे देगा आपको उप सचिव। उप सचिव कहेगा कि इनको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्रम में पता होना चाहिए। तो क्रम में अभी मैंने आपको बताया, किस प्रकार बताया है। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर कौन आते हैं, आयुक्त साहब जी आते हैं। आयुक्त साहब सबसे सर्वोपरि होते हैं। उसके बाद कौन आता है, सचिव आता है। उसके बाद कौन आता है, सचिव रिवीजन हो रहा है अब आपका। उसके बाद कौन आते हैं, उप सचिव आते हैं। कौन आते हैं, उप सचिव आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, सहायक उप सचिव आते हैं। कौन आते हैं, सहायक सचिव आते हैं, सॉरी सहायक सचिव आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, सहायक सचिव के बाद तो जिला कौन आते हैं, जिला रिटर्निंग अधिकारी आते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी आते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी आते हैं। और जिला निर्वाचन अधिकारी के बाद कौन आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा रिटर्निंग अधिकारी। कौन आ जाएगा, रिटर्निंग अधिकारी आ जाएगा। और उनके बाद कौन आ जाएगा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी। कौन आ जाएंगे, सहायक रिटर्निंग अधिकारी। और उसके बाद बीएलओ आ जाएंगे। सबसे लास्ट में बीएलओ आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये क्रम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, ये क्रम याद होना चाहिए। और ये मोटिवेशन देखिए प्यारे दोस्तों अब कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। किससे वादा किया है जी, खुद से वादा किया है। किससे वादा, खुद से वादा किया है। इंपॉर्टेंट लाइन है जी। और अब देखिए आगे क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। यह राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वस्व होता है। ये तो आपको बता ही दिया, क्योंकि अकेला सदस्य है और अकेला सर्वस्व होगा। आईएएस रैंक का होता है। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल इसका 65 वर्ष है। देखिए कार्यकाल जो भी पहले हो, अब तक हमने 3 कार्यकाल पढ़े हैं, याद रखिए। सबसे पहले मानवाधिकार आयोग, सबसे पहले मानवाधिकार आयोग का 370 पढ़ा था। उसके बाद हमने वित्त आयोग का पढ़ा या निर्वाचन का पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा किसका, सूचना अधिकारी का। सूचना आयोग का जो सदस्य है, कितना पढ़ा सूचना का, 365 पढ़ा था, 365 पढ़ा था। उसके बाद हमने किसका पढ़ा है, अभी हम पढ़ कर आए हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों का। कितना, 565 पढ़ के हैं। और 5 वर्ष किसका होता है, 5 वर्ष होता है वित्त आयोग के सदस्यों का। 5 वर्ष किसका होता है, वित्त आयोग के सदस्यों का होता है। राज्यपाल को ही क्या देगा, त्याग पत्र देगा। राज्यपाल को ही क्या देगा, त्याग पत्र देगा। हटाया किस प्रकार जाएगा, जिस प्रकार हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको उठाया जाता है, उसी प्रकार यानी संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव पर हटाया जाता है। और इनके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें का निदान कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और विधानमंडल राज्यपाल द्वारा किया जाता है, विधानमंडल की सलाह पर करेंगे। ठीक है जी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन कितने होते हैं, 2,25,000 रुपए होते हैं। नियुक्ति के बाद इनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन, ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वैसे आप याद रखिए, कथन में पूछ ले, अलाभकारी यानी लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। यानी 2,25,000 से 2 लाख वेतन नहीं कर सकते, लेकिन 2,50,000 कर सकते हैं। ये बात कह रहा है ये। उसके बाद देखिए यहां पर अध्यक्षों की ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है ट्रिक इसकी, अमर नेक इंद्र अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। ये ट्रिक किसकी है, ये ट्रिक हमारे निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त रहे हैं उनकी ट्रिक है। क्या है, अशोक नेक इंद्र अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। देखिए अमर नेक इंद्र अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। बस देखिए, अमर से अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे, नेक से नेकराम भसीन हो जाएंगे, इंद्र से इंद्रजीत खन्ना हो जाएंगे, अशोक से अशोक पांडे हो जाएंगे, लुभाया यानी राम लुभाया, प्रेम यानी प्रेम सिंह मेहरा, मधु यानी मधुकर गुप्ता, मधु यानी मधुकर गुप्ता। एक बार मेरे साथ बोलिए जोर से, अशोक नेक इंद्र अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। और धीरे से बोलिए एक बार, अशोक नेक इंद्र अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को, अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। याद हुए ना ये भी याद हो गए तो प्यारे साथियों अब देखिए
यहां पर कुछ बातें कि राज्य जो निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु राज्य निर्वाचन अधिकारी होगा। क्या होगा? राज्य निर्वाचन अधिकारी होगा। वर्तमान में कौन है राज्य निर्वाचन अधिकारी? ये कर दीजिए प्यारा सा एक कमेंट। क्या कर दीजिए? प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। और इनके कार्य देखिए क्या है। राज्य चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होंगे? स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज और नगर पालिकाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, आदर्श आचार संहिता लागू करना, मतदाता की सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह आवंटन कराना, उपचुनाव करवाना, चुनाव को स्थगित करना, पुनर्मतदान करवाना और राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को भी करना और परिसीमन करना। और देखिए यहां पर संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज के सर्वप्रथम चुनाव कब होते हैं? 1995 में होते हैं। और दर्जा मिलने के बाद 5 बार चुनाव हो चुके हैं और इससे पहले तो 5 बार चुनाव हुए थे, बाद में देखिए 6 बार। देखिए 1960 में चुनाव होने शुरू हुए थे और 1995 तक चले थे चुनाव। कितने हुए थे? 5 चुनाव हुए थे। लेकिन जैसे ही संवैधानिक दर्जा मिलता है 1995 में, तो उसके बाद देखिए 1992 से लेकर 1995 से 2022 तक अब तक 6 बार चुनाव हो चुके। कितने बार? 6 बार चुनाव हो चुके हैं। यानी वर्तमान तक कितने? 11 बार पंचायती राज चुनाव हो चुके। कितनी बार? 11 बार। ठीक है जी, याद हुआ हमें एक और आयोग। इसके अलावा प्यारे साथियों ये देखिए इसी प्रकार आपको करवाए थे, पहले करवा रखें। ये दोबारा मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आयोग आता है कौन सा? लोकायुक्त। कौन सा आता है? लोकायुक्त आता है। और अब तक हमने कौन कौन से आयोग पढ़ लिए एक बार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मानवाधिकार आयोग। कौन सा पढ़ा? मानवाधिकार आयोग हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कौन सा आयोग पढ़ा था? उसके बाद हमने वित्त आयोग पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? वित्त आयोग पढ़ा था। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था? उसके बाद हमने सूचना वाला पढ़ा या निर्वाचन वाला तो अब पढ़ कर आए। उसके बाद हमने सूचना वाला पढ़ा था, सूचना आयोग पढ़ा। उसके बाद हमने निर्वाचन आयोग पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है? निर्वाचन आयोग पढ़ा है। और अब हम कौन सा आयोग पढ़ने जा रहे हैं? लोकायुक्त। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लोकायुक्त पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है और लोकपाल क्या होता है? केंद्र स्तर पर होता है। राज्य स्तर पर लोकायुक्त हो गए तो लोकायुक्त विधेयक सर्वप्रथम कौन सा राज्य लाता है? तो उड़ीसा लाता है। कौन सा? ओडिशा लाता है सर्वप्रथम, यानी लागू यानी पारित कर देता है 1983 यहां पर। और देखिए कानून बनाने वाला कौन है? महाराष्ट्र। कानून बनाने वाला महाराष्ट्र। यानी लोकायुक्त विधेयक तो सर्वप्रथम ओडिशा लाता है, लेकिन कानून कौन बनाता है? कानून महाराष्ट्र बनाता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 3 फरवरी 1973 में कानून यहां पर आता है और यह लागू होता है और नियुक्ति मिलती है 28 अगस्त 1973 को। किसको नियुक्ति मिलेगी? लोकायुक्त को नियुक्ति मिलेगी। कब मिलेगी? 28 अगस्त 1973। लगा लीजिए इसको स्टार कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? 28 अगस्त 1973 को हुई थी। कौन थे प्रथम लोकायुक्त? तो ID दुआ। कौन थे प्रथम लोकायुक्त? ID दुआ प्रथम लोकायुक्त थे। कब होती है नियुक्ति? 28 अगस्त 1973 में। 28 अगस्त 1973 में नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। कार्यकाल कितना? 5 या 70 वर्ष जो भी पहले हो। त्यागपत्र राज्यपाल को हटाएगा कौन? राज्यपाल। वेतन कितना? 2.5 लाख रुपए लोकायुक्त का। और उप जो लोकायुक्त है उनका वेतन है 2.25 लाख। यानी ऐसे कौन कौन से क्षेत्राधिकार है जिन पर लोकायुक्त क्या नहीं कर सकता? जांच या कार्रवाई नहीं कर सकता? राज्यपाल, CM, RPSC, हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चुनाव आयोग, पंच, सरपंच, विधायक, सेवानिवृत्त लोक सेवा आयोग और VSS सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और महालेखाकार। इतने ऐसे पद हैं जिन वो क्षेत्राधिकार में नहीं आते। क्षेत्राधिकार में नहीं आते। किसके? लोकायुक्त के। किसके? लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं ये पद। लोकाधिकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आते। और लोकायुक्त का जो पद है किसकी तर्ज पर बना है ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये स्वीडन में एक संस्था है, उसका नाम है
ओम्बुड्समैन उसका नाम है, ओम्बुड्समैन उसका नाम है। उस संस्था का उसी की तर्ज पर क्या बनाया गया, लोकायुक्त बनाया गया, ताकि भ्रष्टाचार में क्या आए, थोड़ी कमी आए। लोकायुक्त पद बनाया गया। और लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, सीएम सिंधवी ने किया था, सीएम सिंधवी के द्वारा किया गया था। और राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1993 की सिफारिश पर राजस्थान में लोकायुक्त संस्था बनी है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था किसकी सिफारिश पर बनी है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर बनी है जी। और देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम कब आता है, ये 1973 में आता है। और लागू कब होता है, 3 फरवरी 1973 को। और नियुक्ति पहले कब होती है, 28 अगस्त को होती है। पहली नियुक्ति 28 अगस्त को होती है। और यहां पर लागू कब होता है, लागू होता है हमारा 3 फरवरी 1973। ये देखिए लागू तो हो गया 3 फरवरी 1973 को, लेकिन नियुक्ति 28 अगस्त को होती है। कौन किन की होती है, आईडी दुआ की होती है। किन की होती है, आईडी दुआ की होती है। और 26 मार्च 1973 को क्या होता है, राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। 28 अगस्त 1973 को राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईडी दुआ की नियुक्ति होती है। और प्रथम उप लोकायुक्त पीयू मेनन को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, प्रथम उप लोकायुक्त पीयू मेनन को बनाया जाता है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे, एमबी शर्मा थे, न्यूनतम वीएस दवे। सर्वाधिक कार्यकाल कौन थे, एमबी शर्मा, और न्यूनतम कार्यकाल वाले वीएस दवे थे, वीएस दवे। बहुसदस्यीय 1+ में 8 सदस्य हैं। और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 3 सदस्यीय जो चयन समिति है उसकी सिफारिश पर की जाएगी। 3 सदस्य कौन कौन होंगे, एक तो मुख्यमंत्री होगा, एक विपक्ष का नेता होगा, एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश होगा। ये लीजिए 3 सदस्य होंगे। मानवाधिकार आयोग में कितने थे, 4 सदस्यीय समिति थी, उसकी सिफारिश पर करता था। लेकिन यहां पर लोकायुक्त की 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर होगी। कौन कौन से, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा। और देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, और कह रहा है कि लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल लोकायुक्त के परामर्श पर करता है। उप लोकायुक्त, देखिए उप लोकायुक्त अगर बनाया जाएगा ना किसी को, तो लोकायुक्त की परामर्श ली जाएगी। योग्यता क्या होगी, न्यायिक पृष्ठभूमि से होना चाहिए, लाभ का पद धारण करा हुआ नहीं होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दल यानी बीजेपी कांग्रेस से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये इसकी योग्यता होगी। उप लोकायुक्त की सतर्कता आयुक्त का पद धारण करने के योग्य होना चाहिए। उप लोकायुक्त होगा ना, वो सतर्कता आयुक्त है ना, उसका पद धारण करने योग्य भी होना चाहिए। और देखिए आम जन लोकायुक्त संस्था में लोक सेवक के विरुद्ध निम्न मामलों में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यानी कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है, उसकी शिकायत किस प्रकार, देखिए तो किसी को अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाने पर कोई लोक सेवक करता है, तो पद का दुरुपयोग कर रहा है कोई लोक सेवक, भ्रष्टाचार के मामले की जांच करवानी है, क्या कह रहा है, सच्चरित्रता की कमी का दोषी पाए जाने पर क्या करेगा, लोकायुक्त शिकायत कर सकता है। कोई भी आमजन शिकायत कर सकता है। किसकी कर सकता है, लोक सेवक की शिकायत कर सकता है, ठीक है ना। और वर्तमान में कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। वर्तमान में कौन है लोकायुक्त, प्रताप कृष्ण लोहरा। पहले कौन थे, आईडी दुआ थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे, एमबी शर्मा थे। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे, वीएस दवे थे, वीएस दवे थे, याद है ना आपको, वीएस दवे थे। और लोकायुक्त की प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब होती है, 28 अगस्त 1973 को होती है। लागू कब होता है, 3 फरवरी 1973 को लागू होता है। 3 फरवरी 1973 को लागू होता है। कौन सी संस्था से उप लोकायुक्त पद लिया गया, तो ये ओम्बुड्समैन से लिया गया। स्वीडन की है एक संस्था, वहां से ये पद लिया गया, यानी उसकी तर्ज पर लिया गया। ये पहले पोत नाम किसने दिया था, सिंधवी साहब जी ने नाम दिया था, ठीक है जी। राजस्थान में राजस्थान प्रशासनिक सुधार 1963 की सिफारिश पर क्या होती है, लोकायुक्त का गठन किया जाता है। बस इतनी बातें लोकायुक्त में पढ़ ली। और प्यारे साथियों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार पढ़ने के लिए। और टेलीग्राम चैनल हमारा यही है, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आता है हमारा महिला आयोग। कौन सा आयोग है, महिला आयोग। यानी ये क्या है, गैर संवैधानिक, यानी महिला आयोग का भी क्या नहीं है, जिस प्रकार मानव का अधिकार था ना, मानवाधिकार आयोग था, उसका संविधान में उल्लेख नहीं था ना, उसी प्रकार राज्य महिला आयोग का भी
उल्लेख नहीं है। कहां पर? संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक गैर संवैधानिक हो गया। इसका गठन कब होता है? इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मई 1999 को। 15 मई 1999 को होता है। और मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है? 18 जनवरी 1999 को होता है। 18 जनवरी 1999 को होता है। याद है ना वो? तो भूल तो नहीं गए होंगे और भूलने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं बार बार आपका रिवीजन भी करवा रहा हूं। और धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और बहुसदस्यीय आयोग है ये, 1+4, यानी एक तो अध्यक्ष है इसकी और 4 अन्य सदस्य। ये एक परामर्शकारी, यानी ये परामर्श देगा किसी न किसी को, तो परामर्शकारी। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, यानी सीएम द्वारा। कार्यकाल देखिए 3 वर्ष इसका कार्यकाल होगा। नियुक्ति जिसके द्वारा की जाएगी उसी के द्वारा उसी को क्या देगा? ये त्याग पत्र देंगे। त्याग पत्र देंगे कौन? कार्य जो सदस्य और अध्यक्ष है ना, वो त्याग पत्र देंगे। हटाएगा कौन? सीएम हटाएगा। बैठक 2 महीने में एक बार बैठक होगी। गणपूर्ति 3 होनी चाहिए। कितनी? 1+4 है ना, तो 5 में से 3 सदस्य आने ही आने चाहिए। गणपूर्ति इतनी है बैठक के लिए। वेतन राज्य सरकार देगी। वार्षिक रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। कार्य क्या होगा? लीजिए कार्य। राज्य महिला अधिनियम 1999 की धारा 11 में उल्लेख मिलता है, यह महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को स्वतः संज्ञान में ले सकती है। यानी महिलाओं के विरुद्ध हो रहा है, महिला आयोग है तो महिलाओं से संबंधित होगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? अब देखिए महिला आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। नंबर 1 कांता कथूरिया, नंबर 2 पवन सुराणा, फिर तारा भंडारी, फिर मीरा महर्षि, फिर सरिता सिंह, फिर लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, और वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। ये आपको याद ही करना होगा, इंपॉर्टेंट है। प्रथम और अंतिम यानी वर्तमान। पहले तो कौन थी? कांता कथूरिया थी। कांता कथूरिया थी। कांता कथूरिया थी। वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती। रेहाना रियाज चिश्ती वर्तमान में क्या है? महिला आयोग की अध्यक्ष है। ये हुआ हमारा एक और आयोग, यानी महिला आयोग हमने पढ़ लिया दोस्तों। और हमने लोकायुक्त पढ़ लिया। लीजिए लोकायुक्त पढ़ लिया। और हमने कौन सा पढ़ा था? लीजिए अभी आपको मैं बता देता हूं कौन सा पढ़ा था। राज्य निर्वाचन अधिकार आयोग हमने पढ़ा था। और हमने कौन सा पढ़ लिया इसके अलावा आपने पढ़ लिया, ये लीजिए सूचना आयोग आपने पढ़ लिया। और कौन सा पढ़ लिया? वित्त आयोग पढ़ लिया। और कौन सा पढ़ लिया? लीजिए अभी आ रहा है मानवाधिकार आयोग। ये लीजिए मानवाधिकार आयोग भी आपने पढ़ लिया। ये आरपीएससी आ गया, मानवाधिकार ये रहा, मानवाधिकार आयोग भी पढ़ लिया। लीजिए इतना मैटर आपने पढ़ लिया है। इतना मैटर आपने पढ़ लिया। देखिए मानवाधिकार नंबर 1 मानवाधिकार आयोग, नंबर 2 वित्त आयोग, नंबर 3 सूचना आयोग, नंबर 4 कौन सा? निर्वाचन आयोग। नंबर 4 कौन सा? निर्वाचन आयोग। नंबर 5 कौन सा पढ़ा था हमने? लोकायुक्त पढ़ा था। कौन सा पढ़ा? लोकायुक्त पढ़ा। नंबर 6 कौन सा पढ़ा हमने? अभी पढ़ के आए, महिला आयोग पढ़ कर आए हैं। यही पढ़े है ना, निर्वाचन पढ़ा, लोकायुक्त पढ़ा, महिला, सूचना, वित्त और यहां पर मानवाधिकार आयोग पढ़ लिए। अब हमारा केवल एक ही आयोग बचता है। कौन सा बचता है? आरपीएससी। कौन सा आयोग बचता है? आरपीएससी हमारा एक आयोग बचता है। ये लीजिए, ये रहा हमारा आरपीएससी। यहां से स्टार्ट होगा आरपीएससी। ये प्यारे साथियों यहां पर अनुच्छेद हमें पढ़ने होंगे, तो एक क्लास में करें या अलग क्लास में कर लेते हैं? देखिए वैसे तो आरपीएससी मैंने करवा रखा है, चैनल इसी पर करवा रखा है, लेकिन ये हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। एक क्लास कल हो जाएगी और एक क्लास में हम जिला प्रशासन वाला वो मैटर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। 3 क्लास और होगी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आज 8, 9, 12 क्लास ही हो जाएगी लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो, इससे ज़्यादा हमारी नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? आरपीएससी अगर आप करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ लाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लाइक करते हो ना तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ क्लास अच्छी बनी है, और विद्यार्थी चाहता है, भाई चाहता है, बहनें चाहती है कि क्लासें और बनाई जाए, तब मुझे ऐसा लगता है। और कमेंट भी कीजिए कैसी लगी, शानदार, जानदार, मजेदार, और कोई कमी रह गई है वो भी बता दीजिए कि सर आप जल्दी करवा रहे थे, आराम से करवा रहे थे, या फिर अच्छे से समझा नहीं रहे थे। थोड़ा सा आवाज पर कंट्रोल कीजिए, धीरे बोलिए, जोर से बोलिए, स्लो बोलिए, किस प्रकार करना है वो भी आप कर
कर सकते हैं कमेंट। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।